मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी 2:30 बजे तक की अफरा-तफरी ने पंडित जी का दिमाग खराब करके रख दिया था। ये लाओ, वो लाओ, ये दिखाइए, वो दिखाइए, ऐसा क्यों है, कहाँ है, किस तरह है, इसका सबूत, उसका साक्ष्य, पारिवारिक सूची क्या बनी, पूरे खानदान की ही फहरिस्त तैयार हो गई। पूरे 150 नाम दर्ज हो गए, सभी के पते, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, उनका व्यवसाय और उन सब के व्यवसायों से जुड़े दूसरे लोग। पंडित खेलावन ने बेटी की सगाई पिछले माह ही की थी। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा कुछ न हो कि उनके संबंधों पर आंच आए, सो कह उठे, देखिए शर्मा साहब, आपको मेरे परिवार और मेरे धंधे के बाबत जो कुछ पूछना और जानना है पूछिए, किंतु मेरे समधी को इसमें न घसीटिए प्लीज। बेटी के विवाह का मामला है, कहीं ऐसा न हो कि। पंडित खेलावन को बीच में टोकते हुए शर्मा जी बोले, देखिए पंडित जी, जिस तरह से आपको अपने संबंधों की परवाह है उसी तरह मुझे भी अपनी नौकरी की चिंता है। यह सब तो आपको बताना ही होगा। आखिर आपके व्यापार का किस किस से और कैसा कैसा संबंध है, यह मुझे देखना है और यही मेरे काम का पाठ है। तमाम जानकारियां दर्ज कर शर्मा जी लंच के लिए बाहर निकल गए थे, किंतु पीछे अपनी पूरी फौज छोड़ गए थे। घर के हर सदस्य पर पैनी नजर रखने के लिए आयकर विभाग का एक कर्मचारी मुस्तैद था। पलंग पर निढाल हो पंडित खेलावन ने सारी स्थितियों पर गौर करना शुरू किया। आयकर वालों की ऐसी रेड पड़ी थी कि छिपने छिपाने की तनिक भी मोहलत नहीं मिली। यह शनि की महादशा ही थी कि सुबह सुबह हुई दस्तक ने उन्हें जैसे सड़क पर नंगा लाकर खड़ा कर दिया हो। पंडित खेलावन का दिमाग हर समय हर बात को धंधे की तराजू पर तोलता रहता था। पलड़ा अपनी तरफ झुके तभी फायदा है, इसी सिद्धांत को उन्होंने अपनाना सीखा था और पलड़ा अपनी ओर झुकाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद की नीति ही कारगर सिद्ध होती आई है। इसीलिए पूरे जीवन को उन्होंने धंधे की तराजू पर तोला था। मुझे नहीं खाना कुछ भी कहकर पंडित खेलावन ने थाली परे सरका दी। हमारी तो तकदीर ही फूटी थी जो यह दिन देखना पड़ रहा है, पत्नी ने पीड़ा पर मरहम लगाते हुए कहा। मैं कहती थी न कि अपने दुश्मनों से होशियार रहो, कहने को भाई है तुम्हारे माँ जाए, पर है नास पीटे, यह सब कुछ उन्हीं का किया धरा है, नहीं तो। कहते कहते पंडिताइन सिसक कर रोने लगी। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे बर्बाद करने पर तुले हैं, उनको भी आबाद नहीं रहने दूंगा। क्या मैं उनकी रगत को नहीं जानता हूँ कि उनकी औलादें क्या क्या गुल खिलाती फिरती हैं? मेरे मुंह खोलने की देर भर है, सब लपेटे में आ जाएंगे। पंडित जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो जानते थे कि दीवार के उस पार जरूर भाइयों के कान लगे होंगे। भाभियों को चटखारे लेने का आज अच्छा मौका जो मिला था। आयकर जांच अधिकारी ने लंच से लौटते ही एक एक चीज का मूल्यांकन करना शुरू किया। पत्नी के कान नाक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। हर चीज सामने होनी चाहिए, सोना चांदी, हीरा मोती, नकदी, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, दुकान, घर, मकान, कोठी, बंगला, खेत खलिहान, सब कुछ नामे या बेनामे। ज्यों-ज्यों लिस्ट बढ़ती जा रही थी त्यों-त्यों पंडित खेलावन का दिल बैठता जा रहा था। कोई जगह, कोई कोना, कोई तहखाना नहीं छोड़ा था। रेड पार्टी ने हर कमरे की तलाशी, गद्दों तकियों को छू दबा कर देखा तो देखा, दीवारों के प्लास्टर को भी ठोक बजा कर देखने से नहीं चूके। पंडित जी कुछ कहने को होते तो शर्मा साहब उन्हें बीच में ही रोक देते। हम अच्छी तरह जानते हैं कहाँ क्या हो सकता है। टैक्स बचाने के चक्कर में आप लोगों का बस चले तो क्या कुछ नहीं कर सकते। आखिरी कमरा बचा था अम्मा वाला। शर्मा जी ने कहा, इसे भी देखना होगा, इसमें क्या रखा है। बूढ़ी माँ का कमरा है, जाओ जाओ अब उसे भी देख लो, कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए पंडित जी की इज्जत का फलूदा बनाने में।
झल्लाहट में पंडित खिलावन बड़बड़ा रहे थे। समाज में इज्जत बनाने के लिए और बाजार में अपनी साख कायम रखने के लिए पंडित खिलावन ने क्या क्या नहीं किया था। थोड़ी बहुत राजनीति में भी दखल रखने का इरादा था, इसीलिए उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अपने एक चित्र को पर्चे पर छपवाया और इस खूबसूरत पर्चे को शहर के कोने कोने में चस्पा करवा डाला था। गली, मोहल्ला, टैक्सी, जीप, बस और रेल के डब्बों में भी उनकी पहचान कायम थी। सब कुछ धो डाला है आज के मनहूस दिन ने। हो न हो, कहीं यह सामने वाली पार्टी की करतूत तो नहीं? हो भी सकता है, क्योंकि अभी वो पार्टी पावर में है। उनका मानना था कि अगले चुनाव में केंद्र वाली पार्टी ही राज्य में भी आएगी, इसलिए उससे ही जुड़ना ठीक होगा। पर इस बार के अनुमान में वो गच्चा खा गए। अम्मा 80 को पार कर रही थीं। इस आयु में तो हर कोई सठिया जाता है। बात बात पर बच्चों जैसी जिद। अब वो क्या जाने कि ये आयकर क्या होता है। वो तो जिद पर अड़ी है कि अपने कमरे में किसी को नहीं आने देंगी। आंख से भले ही पूरा दिखाई न देता हो, पर किसी बच्चे के पैरों की आहट भी सुनाई दे जाती है तो कोहराम मचा देती हैं, रोने लगती हैं। उन्हें अकेले पड़े रहना ही सुहाता है। अब अम्मा को कौन समझाए कि ये रेड पार्टी वाले जो ठान लेते हैं करके ही दम लेते हैं। उन्हें तो यह कमरा भी चेक कराना ही होगा। शर्मा जी समय की नजाकत को जानते थे और जांच पड़ताल के दौरान किसके साथ कैसा व्यवहार करके जड़ तक पहुंचना है खूब जानते थे। उन्होंने सभी को रोककर अकेले अम्मा के कमरे में प्रवेश किया। अम्मा, पाँव लागूं। कैसी हो अम्मा जी? बहुत दिनों से सुनता था कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जीवन में पग पग पर कामयाबी देता है। क्या ऐसा वरदान आप मुझे नहीं देंगी? बेटा, सब करनी का फल है। आशीषों से क्या होता है? पर तुम हो कौन? सुबह से इस घर में कोहराम मचा हुआ है। क्यों परेशान कर रखा है मेरे बच्चों को? अम्मा के शब्दों में तलखी भी थी और आर्तनाद भी, जैसे वो सब कुछ जानती समझती हो। शर्मा जी ने अम्मा को जैसे समझाने का प्रयास किया। हम लोग सरकारी आदमी हैं अम्मा। हमारा काम है गलत तरीकों से कमाए गए रुपए पैसों की पड़ताल करना। खरी कमाई पर खरा टैक्स लेना सरकार का कायदा है। अब देखिए नरम्मान जी, मैं ठहरा सरकारी मुलाजिम। मुझे आदेश मिला है कि पंडित खिलावन पर टैक्स चोरी का मुआमला है, उसकी छानबीन करो। सो आदेश तो बजाना ही होगा न। अब बताइए अम्मा, इसमें मेरा क्या दोष है? जो खरा है तो खरा ही रहेगा। पंडित जी ने कोई गुनाह किया नहीं है तो उन्हें सजा कैसे मिल सकती है, पर खाना पूर्ति तो करनी ही होगी न। सो तो है बेटा, तुम आदमी भले लगते हो। मुझसे क्या चाहते हो? सारे घर का हिसाब तो तुम ले ही चुके हो। लो, मेरा कमरा भी देख लो। यही चाहते हो न? पूरी कर लो अपनी ड्यूटी। शर्मा जी की बातों से अम्मा प्रभावित हुई थी। पुराने कमरे में क्या लुकाधरा है, लेकिन शर्मा जी की पैनी नजर ने संदेह तो खड़ा कर ही दिया था। इस संदूक में क्या है अम्मा? जरा खोल कर दिखाओ तो, शर्मा जी ने कहा तो अम्मा जैसे फिर बिफर पड़ी। नहीं नहीं, इसे नहीं खोलने दूंगी। तुम इसे नहीं देख सकते। लेकिन ऐसा भी क्या है अम्मा? संदूक को जरा देख तो लेने दो। शर्मा जी बोले, आपने ही तो कहा है कि मुझे मेरी ड्यूटी पूरी करने देंगी। सो समझिए कि मेरी ड्यूटी में हर बंद चीज को खोलकर देखना शामिल है। अम्मा ने अब और जिद नहीं की। खटिया से उठी, दरवाजा भीतर से बंद किया। संदूक का नाम सुनते ही पंडिताइन के मन में खटका हुआ था कि हो न हो बुढ़िया ने सबसे छिपाकर जरूर कुछ बचा रखा है, इसीलिए वो अपने संदूक के पास किसी को फटकने तक नहीं देती थी। जरूर कुछ ऐसा है जिसे शर्मा जी ताड़ गए हैं, नहीं तो। इधर पंडित जी भी शंकालु हो उठे तो पंडिताइन से कहने लगे, अम्मा रहती हैं मेरे यहाँ और मन लगा रखा है दूसरे बेटों के साथ। भले ही वे उन्हें न पूछते हों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़के भैया के लिए कुछ रख छोड़ा हो। चलो, जो भी होगा आज सामने आ ही जाएगा।
बंद कमरे में पसरे अंधकार में पिछली खिड़की से जो थोड़ी रोशनी की लकीर आ रही थी, उसी रोशनी में संदूक रखा था। ताला खोलकर ज्यों अम्मा ने संदूक का ढक्कन उठाया तो शर्मा जी अवाक रह गए। रोटियां? ये क्या अम्मा, रोटियां और संदूक में? हाँ बेटे, यही जीवन का सत्य है। रोटियां, इन्हीं के लिए इंसान दुनिया में जीता है, जीवन भर भागता फिरता है, रात दिन एक करता है, बुरे से बुरा काम करता है। किसके लिए? रोटी के लिए ही तो। खानी उसे सिर्फ 2 रोटी ही हैं, फिर भी न जाने क्यों कहते कहते अम्मा का गला भर उठा था। लेकिन माँ जी, ये तो सूखी रोटियां हैं, आपने इन्हें संदूक में सहेज कर क्यों रख छोड़ा है? शर्मा जी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे थे, भले ही उन्होंने बड़ी से बड़ी गुत्थियों को सुलझा दिया हो। सप्ताह में एक दिन ऐसा भी आता है बेटे, जब कोई भी घर में नहीं रहता। इतवार को सभी बाहर खाना खाते हैं। उस दिन घर में रोटी नहीं बनती। उसी दिन के लिए मैं इन्हें बचाए रखती हूँ। 2 रोटियों को पानी में भिगो देती हूँ और फिर किसी न किसी तरह से उन्हें चबा कर पेट भर ही लेती हूँ। लो बेटे, तुमने तो देख ही लिया है, अब इस कटु सत्य को पूरे घर के सामने भी जाहिर हो जाने दो। न जाने मेरे बच्चे क्या सोचेंगे। आंसू पोंछते हुए अम्मा ने बंद दरवाजा खोल दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।